हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1857 के रिवॉल्ट पर, उसके मल्टी डायमेंशंस पर बात करेंगे। उससे पहले हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के साथ ही यूपीएससी मेंस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस, जिसमें सोशियोलॉजी ऑप्शंस के लिए तैयारी कराई जाती है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया है, पीसीएस के इंटरव्यू दिए हैं, साथ ही मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और इस समय मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एनटीए नेट एग्जाम है आगे उसकी बेहतर प्रिपरेशन कैसे करें, लेकिन वो सबसे बाद में। और जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में बेहतर अंक, यानी जिनके अंक लगभग 60 हैं, 60 क्वेश्चन जिनके लगभग हो रहे हैं, वो इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। उनकी इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकती है, तो वो हमारे साथ इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं, जिसके लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस इंटरव्यू गाइडेंस के लिए डालूंगा शाम को, जो आप देख सकते हैं। आइए हम बात करेंगे आज जीएस में 1857 के रिवॉल्ट पर। डियर स्टूडेंट्स, इसे 1857 के विद्रोह को कई लोग आंदोलन कहते हैं, कई लोग विद्रोह कहते हैं, कई लोग अन्य अन्य नामों से संबोधित करते हैं। ये एक एकेडमिक चर्चा का विषय है, इस पे हम लोग ना जाकर इसे एक विद्रोह ही कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसके बीज सबसे पहले कहाँ अंकुरित हुए थे, तो बक्सर का युद्ध जब 1764 में हुआ था, उसके समय ही इसके बीज अंकुरित हो गए थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के मूल कारण थे क्या? जिसमें तत्कालीन कारण क्या, एकदम प्रमुख कारणों में से या सैन्य कारण था, या आर्थिक कारण था, या राजनीतिक कारण था, या सामाजिक सांस्कृतिक कारण था। तो अलग अलग जो है किताबों में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिया गया है, लेकिन जहां तक कंक्लूजन पे हम चूंकि हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, तो उसमें बात समझ में आती है कि ये सभी कारण थे, साथ में तत्कालीन कारण ने एक चिंगारी की तरह काम किया। अब तत्कालीन कारण का आधार क्या था? उसका आधार मैं समझता हूँ औद्योगिक क्रांति थी। चूंकि औद्योगिक क्रांति के दौरान ही नई प्रकार की राइफल्स, जिनको एनफील्ड राइफल्स कहा जाता है, उनके प्रयोग किए जाने की बात थी, जिसमें गाय और चर्बी के कारतूस के जो है मांस से या चमड़ी से लगे कारतूस यूज करने की अफवाह फैली थी। उसको लेकर ही जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ था बैरकपुर छावनी से। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक सैनिक जो है विरोध के तौर पर बक्सर युद्ध में इसके जो है बीज देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका स्वरूप क्या था? तो इसके स्वरूप में अगर हम बात करें तो अलग अलग जो है हिस्टोरियन ने अलग अलग जो है व्यू रखे हैं। जैसे सर सीले ने क्या कहा है कि एक सैन्य विद्रोह था, मतलब एक सैन्य युद्ध की तरह इसे संबोधित किया है। वहीं कूपलैंड ने इसे मुस्लिम विद्रोह कहा है, मुस्लिम विद्रोह कहा है। इनके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, वरना लेक्चर 2-3 घंटे का हो जाएगा। आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल भी कर सकता हूँ 1857 की। जेम्स आउट्रम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त षड्यंत्र का एक परिणाम है, जबकि एल इरीज कहते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध एक ये विद्रोह था। क्योंकि एक ये वेस्टर्न हिस्टोरियन है, तो वो उनका पर्सपेक्टिव आप समझ सकते हैं कैसा होगा। जे कई ये कहते हैं कि श्वेतों के विरुद्ध कालों का विद्रोह, काले लोगों का विद्रोह था ये, यानी कि जो व्हाइट्स कौन है, वे व्हाइट्स वे अंग्रेज। डिजरायली क्या कहते हैं? डिजरायली कहते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये नेशनल रिवॉल्ट था, ना कि सैनिक विद्रोह था। वीडी सावरकर, इनकी पुस्तक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें ये अपने अपने ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। एसएन सेन, मित्रों, एसएन सेन को भारतीय इतिहास का प्रथम सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। इन्होंने कहा जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये कोटेशंस है जिसको आप लोग याद रखेंगे। जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं उनके यहाँ पर ऐसे कोटेशंस ही आ जाते हैं जिनको जस्टिफाई करना होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से यूपीएससी का मेंस है, तो हिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई कह नहीं सकता किस तरीके के कोटेशन आ जाएं। इवन पहले आए हैं जिनको जस्टिफाई करना होता है।
तो जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हों वो इस तरीके से तैयारी भी करें। अब हम लोग बुक्स पर आते हैं। जैसे AC मजूमदार ने सिपाही म्यूटिनी नाम से पुस्तक लिखी है, SN सेन ने 1857 नाम से पुस्तक लिखी है, एरिक स्टोक्स ने पीजेंट एंड द राज नाम से पुस्तक लिखी है। तो ये आप लोग देख लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन PCS, वनडे एग्जाम, इवन IAS में भी पूछ लिए जाते हैं। अशोक मेहता ने क्या कहा है, द ग्रेट इंडियन रिवेलियन, और सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद कहा है। अब हम लोग इसके स्वरूप पर बात करेंगे, किसके स्वरूप में और चीज़ें क्या हैं। तो P रॉबर्ट्स कहते हैं कि यह सैन्य विद्रोह था, तात्कालिक चर्बी युक्त कारतूस भी इसका एकमात्र कारण थे। SN सेन क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष था। यानी SN सेन नहीं मानते कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बल्कि वो मानते हैं कि एक विद्रोह तो था लेकिन इसमें राष्ट्रीयता को कोई तत्व नहीं था, जिसकी बात मैं आगे भी मैं करूँगा। फिर AC मजूमदार कहते हैं ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत कहीं ना कहीं सही बात है। अब ये सही बात कैसे है, इन लोगों के कोटेशंस जिनको हम लोग विद्रोह के कारणों में इनके बीच देखने को मिलेंगे। जैसे कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण इसके एक मान लो एक आधार बताए गए। तो कहा जाता है कि वेले दिल्ली की सहायक संधि जब हुई तो उसमें क्या होता था कि एक कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते थे। उसके तहत वो मान के चलते थे कि जो भारतीय शासक थे उनको आपस में लड़ाते थे और बीच में अपने लाभ वो सुनिश्चित करते थे। वहीं डलहौजी की व्यपगत नीति यानी हड़प की नीति भी इसका एक कारण थी। यानी कि जिन राजाओं के जो पुत्र नहीं हैं, वंश नहीं हैं, उनकी संपत्तियों को हड़प लेना, मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ को अपने कब्जे में ले लेना, इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जो राजा थे वो क्षुब्ध थे। जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, इसके अंतर्गत सब लोग आ गए थे। अब अवध की बात करी जाए तो इसमें बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर का मामला आप समझते होंगे। कानपुर में नाना साहब को जो है, उसके बाद हम देखते हैं कि वाराणसी की जो जिनमें जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, उनका मामला है, दत्तक पुत्र से संबंधित ही है, क्योंकि उनके पति मर गए थे और उन्हें दत्तक पुत्र चाहिए था, झांसी की रानी जिसे हम कहते हैं। फिर आर्थिक कारणों में अगर हम जाएं तो इसमें भू राजस्व व्यवस्था सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस पर एक वीडियो बनाऊंगा भारत में ब्रिटिशर्स का आर्थिक नीति पर, तो वहाँ पर ये और क्लियर होगा। भू राजस्व व्यवस्था में दस्तकारी, शिल्पकार, ये सारा बर्बाद हो गया था, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी पश्चिम में, और उस औद्योगिक क्रांति का दुष्प्रभाव हमारे यहाँ दिखा था, क्योंकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल फॉरेन जाता था और वहाँ से बनकर वस्तुएं आती थी जो कहीं ना कहीं ज़्यादा फर्निश्ड होती थी, ज़्यादा उनमें बेहतर चमक होती थी, तो वो हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छे से बिकती थी। साथ ही जो टैक्स लगते थे, चुंगी और ये सब कर लगते थे, उनमें बहुत ज़्यादा पक्षपात था। जैसे तटकर अधिनियम में मलमल और सूती वस्त्र पर जो हमारे यहाँ से माल जाता था उस पर 27% लगता था मलमल पर, और सूती वस्त्र पर 71% टैक्स लगता था। जबकि जो इंग्लैंड से जो माल आता था उस पर 3.5% मलमल पर और जो है 27% सूती वस्त्र पर लगता था, सॉरी 2.7%। तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर था। कृषि का पूर्णतः वाणिज्यीकरण कर दिया गया था, आप सभी को पता है, नील की खेती एंड ऑल दैट। आगे तीसरा है कि सामाजिक धार्मिक कारण, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण कहा जा सकता है। अंग्रेज क्या कहते थे कि हिंदू जो बर्बर हैं और मुस्लिम कट्टर हैं, मतलब वो कहते थे, एक टर्म यूज करते थे व्हाइट्समैन बर्डन, कि हम लोग दुनिया में सबसे सभ्य हैं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को बेहतर करें, हिंदुस्तान को बेहतर करें। तो इस तरीके के टर्मिनोलॉजीज़ को यूज करते थे। तो उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, उन्होंने नरबल प्रथा को समाप्त किया, उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह को समाप्त किया, यानी धार्मिक सुधार आंदोलनों को जन्म दिया, लेकिन उसमें सहायता की। लेकिन आप ये समझिए कि तत्कालीन जो भारतीय समाज था वो कहीं ना कहीं परंपरागत रूढ़िवादी था, उस समय की दशाओं के अनुरूप संचालित हो रहा था। तो इसको एक प्रकार का हमला माना गया हमारे भारतीय समाज में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। भाई मंगल पांडे ने
क्यों सबसे पहले बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में जो पड़ती वहाँ से विरोध किया? इसी वजह से, चूँकि चर्बी लगे कारतूस थे भाई। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन ये पहले भी हो रहा था, लेकिन सोशियो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन खड़ा हुआ तो लोगों की अस्मिता को चोट पहुंची। साथ ही ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1813 में ईसाई मिशनरीज का प्रभाव बढ़ा और बाइबल को स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव दिखाई देता है, यानी कहीं ना कहीं रिलीजियस कन्वर्जन भी होने लगा, जिनकी बात हम आगे वीडियोस में करेंगे। आगे बात करते हैं सैनिक कारणों से। जैसे चार्ल्स नेपियर ने कहा कि जो कि जब भाई हमारे यहाँ हायरार्कियल सिस्टम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, जिसमें ब्राह्मण उस हायरार्की में सर्वोच्च हैं, जबकि चार्ल्स नेपियर ने कहा ब्राह्मणों को कि ये उच्च जाति भाड़े के श्रमिक हैं। और कार्नवालिस ने हमारी सेना का में आंग्लीकरण की नीति भी अपनाई और सैन्य का जो अनुपात है वो 5:1 का था, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों पर निगरानी थी। 5 सैनिकों की टुकड़ी में 1 अंग्रेज व्यक्ति को वो रखते थे, जिसका भी विरोध होता था। और सेना भर्ती अधिनियम 1856 लेकर आए। इसका मतलब क्या है कि अगर भारतीयों को समुद्र पार करना, चूँकि हम लोग समुद्र को देवता मानते हैं, तो उसे पाप माना जाता, जबकि अंग्रेजों ने उसे कहा कि अगर आप ये हमारे यहाँ भर्ती होते हैं तो आपको समुद्र पार करके जाना होगा। बल्कि हमारा बहुत डायस्पोरा आज भी विदेश में है, जैसे मालदीव, मेडागास्कर, श्रीलंका इत्यादि इत्यादि। तो वो इसी वजह से, चूँकि ब्रिटिश की कॉलोनी बहुत ज़्यादा थी अफ्रीका के कई देशों में। अब हम बात करते हैं तात्कालिक कारणों पर। और सैनिकों के लिए एक बात और थी कि जैसे वो कोई डाक पत्र भेजते थे तो उस पर उनको पैसा देना पड़ता था, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तात्कालिक कारणों में ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का उपयोग, इसी में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होने की बात थी, जिसको लेकर जो ट्रायल चलना था उस ट्रायल की जानकारी एक मंगल पांडे साहब के अंग्रेज मित्र से ही उन्हें मिल गई थी, जिसका उन्होंने पूर्णतः विरोध किया था। और जैसा आपकी सभी को पता है कि विरोध की चिंगारी 34वीं नेटिव राइफ जो है इन्फेंट्री से बढ़ते हुए मेरठ पहुंची और 10 मई की डेट को ऑफिशियल डेट माना जाता है 1857 के विद्रोह की। और ये विरोध बढ़ते हुए दिल्ली पहुंचा और वहां पर अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं कब्जा जमा लिया गया व्यवस्था पर, जिस पे बहुत लंबे समय तक नहीं जमाए रखा जा सका। लेकिन इससे अंग्रेजों की चूल्हे हिल गईं और अंग्रेजों ने कहा कि यदि सिंधियाज ना होते तो हमें भारत से जाना पड़ता, यानी कि कुछ वर्ग था जिसने उस समय उनका समर्थन किया था। आगे बात करते हैं, जैसे आप तत्कालीकरण में, जैसे मैंने कहा कि दमदम अंबाला, यहाँ पर गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों के प्रयोग करने की बात थी। अब विद्रोह क्यों असफल हुआ? डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समेट रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट है वीडियो। विद्रोह की असफलता के कारण, लेकिन आपको क्रक्स मिल रहा है, विद्रोह की असफलता के क्या कारण है? पहला है कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो उदासीन था, क्योंकि उसका मानना था कि ये अनप्लान्ड मूवमेंट है, विद्रोह है, जो भी है, तो उसमें वो शामिल नहीं होना चाहते थे। अच्छा, आंदोलन की खास बात क्या होती? आंदोलन में एक सुनियोजित तरीका होता है, जबकि विद्रोह क्विकली हो जाता है। तो ये आंदोलन और विद्रोह में मूल अंतर है। दूसरा है कि सीमित संसाधनों का अभाव, सीमित संसाधन थे, यानी कि संसाधनों का सीमितता थी, वो नहीं थे बेहतर। तीसरा है कुशल नेतृत्व का अभाव था, यानी कि बहुत अच्छे से कोई उसे सर्कुलेट नहीं कर रहा था मूवमेंट को, बस विद्रोह हो रहा था। लेकिन विद्रोह पैन इंडिया था, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश केरला तक, नॉर्थ इंडिया में रानी गौंदेल्यू ये सब तक, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब का कुछ क्षेत्र छोड़कर संपूर्ण भारत में ये विद्रोह था, बंगाल के कुछ क्षेत्र को छोड़कर। तीसरा, निश्चित उद्देश्य का अभाव था। निश्चित उद्देश्य के अभाव का क्या मतलब था कि जैसे इसे धार्मिक जब कहा जाता है या सामाजिक कहा जाता है, देखिए जैसे बेगम हजरत महल के बिरजेश कादिर दत्तक पुत्र, उनका मामला था तो माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है। दूसरा मामला झांसी की रानी के सेम टू सेम यही मामला था, वहीं नाना साहब को जो है पेंशन न देने का मामला था, और बिहार के शासक के साथ भी यही मामला था। तो इस वजह से माना जाता है कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनके निश्चित पर्सनल जो है इंटरेस्ट थे
जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं मानते थे। ये भी माना जाता है कि ब्रिटिशर्स के अधिकांश जो नरेश थे यानी जो राजा थे वो राजभक्त थे, क्योंकि इसके पहले ही मालवाड़ी रैयतवाड़ी प्रथा थी, तो उसमें एक तरीके से वो बीच में कमीशन खोर की भूमिका में थे, तो उनके जो है हेल्पर की जैसे हो गए थे और संगठन का अभाव था। तो ये स्वाभाविक है कि संगठनात्मक शक्ति नहीं थी, विद्रोह था, अनऑर्गेनाइज्ड था, छिटपुट था। आगे बात करते हैं इसके परिणाम क्या हुए, लेकिन उसके बावजूद परिणाम इसके सकारात्मक कहे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो 1857 के बाद तुरंत 1858 में जो है एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। उसमें गवर्नर के पद को हटा दिया गया, वायसराय के पद को लाया गया, क्योंकि गवर्नर और गवर्नर जनरल जो सब पद होते थे ये बहुत खतरनाक थे, ये कहीं ना कहीं शोषण होता है 1600 ईस्वी से। दूसरा, देसी राजाओं की संप्रभुता की सुरक्षा की गई जिससे उनमें न्यूट्रलिटी रहे। तीसरा है केसरे हिंद खुश करने के लिए जो हमारे इम्पॉर्टेंट स्किल्ड जो लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, उनको खुश करने के लिए, साधने के लिए केसरे हिंद की उपाधि लाई गई। आपको पता है किसको दी गई थी। अगला पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक मामलों में अंग्रेजों ने कोशिश की कि वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, कभी भी आगे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि भारतीयों की अस्मिता पर हमला करेंगे तो फिर रिएक्ट करेंगे और बुरा रिएक्शन आएगा। अगला है सेना पुनर्गठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया और इस पील आयोग ने क्या कहा कि सैन्य अनुपात अब 2:1 के अनुपात में होगा। और 1861 में एक कानून बनाया गया जिसे भारतीय लोक सेवा अधिनियम कहा जाता है, जिसके तहत परीक्षा हालांकि ब्रिटेन में ही होती थी, इंग्लिश मीडियम में होती थी, लेकिन उसमें भारतीय अपेयर हो सकते थे। और लास्ट पॉइंट है भारतीय राज्य सचिव का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे। तो इस तरीके से आपने बहुत ही कम समय में 1857 के विद्रोह को संपूर्णता में समझ लिया है। जो लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं वो कमेंट करें, उनके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में इसमें से सभी प्रश्न आ जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।